नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी देख सकते हैं पिछले वीडियो तक मैंने आप लोगों को ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का जो नया क्वेश्चन बैंक आया है बिहार दरोगा का, उसका मैंने टोटल 4 सेट यानी 4 क्वेश्चन बैंक आप लोग देखते रहिए वीडियो को और शेयर करें दोस्तों तक। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमसे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ में आप लोग को अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है, अमनगढ़ बाघ रिजर्व कहाँ पे है, तो ये आप लोग उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बाघ रिजर्व ये स्थित है, अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, जिसमें बिजनौर जिले में पाया जाता है अमनगढ़। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं, यानी 4 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में कुल। इन चारों का नाम आप लोग देख लीजिए। पहला अमनगढ़ है, दूसरा पीलीभीत है, फिर है आप लोग का दुधवा, फिर है रानीपुर। ये 4 आप लोग का इंपॉर्टेंट है और ये चारों में से एक और जो ये दुधवा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो आप लोग परीक्षा में पूछा गया अमनगढ़। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1973 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया था। किस पार्क से लॉन्च किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आप लोग का भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अभी आप लोग से पूछे वर्तमान 2024 तक भारत में कुल 55 बाघ रिजर्व यानी टोटल 55 टाइगर रिजर्व हैं और इनमें से जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग इसका पीडीएफ लेकर पढ़ सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग का बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस में है? तो आप लोग का पश्चिमी चंपारण में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि एकमात्र नेशनल टाइगर रिजर्व है बिहार में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है चरक से, बोल रहा है कि चरक किस वंश से संबंधित है? तो चरक आप लोग का कुषाण वंश से संबंधित है। चरक आप लोग का कनिष्क के दरबार में रहता था, ध्यान रखिएगा, कनिष्क के दरबार में रहता था चरक, इसलिए पूछा जा रहा है कि चरक किस वंश से संबंधित? कुषाण वंश से संबंधित था। चरक कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के दरबार में एक चिकित्सक के रूप में रहते, एक आप लोग का चिकित्सक के रूप में रहता था। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, अश्वघोष एवं वसुमित्र तथा नागार्जुन जैन विद्यान्वित हैं। तो इन चारों का भी नाम ध्यान रखिएगा, अश्वघोष, वसुमित्र तथा नागार्जुन, इन तीनों चारों का नाम आप लोग के लिए जरूरी है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर अश्वघोष को प्राप्त किया था। तो पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर अश्वघोष को प्राप्त किया था। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। तो किसको द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? तो कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। और इसने ही शक संबंध चलाया था जो अभी भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। शक संबंध बहुत ही आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो शक संबंध आया था वो 78 ईस्वी पूर्व में आया था, मतलब कि ईस्वी में आया था। और एक है 98 मतलब कि 58 ईसा पूर्व में क्या आया था? तो विक्रम संबंध आया था। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए शक संबंध को कनिष्क ने 78 ईस्वी में, जिसका प्रयोग फिलहाल में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यहाँ पे दिया भी गया है कि शक संबंध भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसस ने की थी। बोलेगा कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुजुल कड़फिसस, ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है विजल कड़फिसस को भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? विम कड़फिसस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग का करंट अफेयर का सवाल है जो कि अब कम क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दियों को जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था? तो अयोध्या दीपोत्सव में टोटल 22 लाख दियों को जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था, 22 लाख दिया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार मानव अधिकार आयोग को कब शुरुआत किया गया था? तो भाई बिहार मानव अधिकार आयोग को 2000 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। बिहार में मानव अधिकार दिवस की स्थापना 3 जनवरी 2000 को किया गया था। इसका पूर्ण गठन 25 जून 2008 को किया गया था। ये भी बात को ध्यान रखना है, पूर्ण गठन 2008 और इसका स्थापना 3 जनवरी 2000 ईस्वी को। इस आयोग का कार्य है राज्य में मानव अधिकार का संरक्षण करना। बिहार मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिसका नाम है अनंता मनोहर बदर, ध्यान रखिएगा। बिहार मानव अधिकार आयोग के इति हैं। फिर नेक्स्ट नंबर से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1998 होगा शायद, यहाँ पे आप लोग उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर है बी आर अम्बेडकर ने डिस्प्लेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? तो बी आर अम्बेडकर ने डिस्प्लेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी 1930, ध्यान रखिए 1930 में ही बी आर अम्बेडकर ने डिस्प्लेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किए थे, ध्यान रखना है बी आर अम्बेडकर ने। और जितने भी अन्य चीज़ हैं बी आर अम्बेडकर से क्या है, तो बी आर अम्बेडकर से पूछेगा आप लोग को। इनका जन्म हुआ था ये 1800 ईस्वी में, ये मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था और एक महार जाति से संबंधित है। किस जाति से संबंधित है? तो यहाँ पे दिया गया, आप लोग का जाति पूछा जा सकता है। तो बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू जिले में और ये महार जाति से संबंधित है। महार जाति 91 में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। इन्होंने मराठी भाषा में 1920 में मूक नायक तथा 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो मूक नायक कब किए थे? 1920 में, और 1927 में किए थे बहिष्कृत भारत, जो कि इसका शुरुआत किए थे। अम्बेडकर ने वर्ष 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा की भी स्थापना की थी। तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना कब की थी? तो 1924 में। और आप लोग पूछेगा बहिष्कृत भारत क्या था? तो एक आप लोग का ये पत्रिका था,
और ये आप लोग का सभा था। ये तीनों आप लोग को ध्यान रखना है। 1920 से लेकर 27-24 तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर है 1927 में समाज जनता संघ की भी स्थापना की थी, समाज जनता संघ। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में किए थे। और 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की भी स्थापना किए थे। 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की भी स्थापना किए थे। B.R. अम्बेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 से लेकर 1932 तक हुआ था, और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और पूछा कि महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए यहाँ से हम लोग अब छठा नंबर सवाल क्या है, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो राज्यसभा के संकल्पों के द्वारा, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के संकल्पों के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है। हालांकि इस संकल्प को लोकसभा में समान बहुमत प्राप्त होना जरूरी है। इस संकल्प को लोकसभा में समान बहुमत प्राप्त होना जरूरी है। और यह है पूर्ण संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। ये जो बोलेगा, ये जो संकल्प है जिससे मतलब कि जिसके जरिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, ये केवल कहाँ पे लाया जा सकता है, तो ये केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है जब तक 14 दिनों का अग्रिम नोटिस न दिया जाए। इससे पहले 14 दिनों के पहले नोटिस देना आवश्यक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा आप लोगों का। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई आधार नहीं दिया गया है, कोई अधिकार नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद पर ना आ जाए। ध्यान रखिए, जब तक कोई उसका उत्तराधिकारी पद धारण न करे तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। यह 21 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 61 में, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट नंबर है, उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। तो उत्कल दिवस उड़ीसा में मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस। और उड़ीसा राज्य की स्थापना कब किया गया था, देखिए बिहार से अलग हुआ था उड़ीसा 1936 में। ध्यान रखिएगा, 1936 में बिहार से अलग हुआ था उड़ीसा 1 अप्रैल को। उसी के तौर पर 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्कल दिवस उड़ीसा का स्थापना दिवस भी कहा जाता है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस उसको देख लीजिए। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को महात्मा गांधी ने भारत आया, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जाना जाता है। फिर 15 जनवरी को सेना दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ध्यान रखिए, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 28 फरवरी इंपॉर्टेंट है, विज्ञान दिवस CV रमन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। एक है आप लोग का 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस का मनाया जाता है 3 मार्च को। और 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। देखिए, विश्व वानिकी दिवस एक है विश्व वन्य जीव दिवस। तो वन्य जीव 3 मार्च और 21 मार्च वानिकी, ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए जो कन्फ्यूजन वाले शब्द उसको अलग से कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर 22 मार्च को विश्व जल दिवस। और एक है, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि बिहार की स्थापना। यहाँ से हम लोग जून का जितना भी दिवस है, जून में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो जून में सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। बोलेगा बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो जुलाई में मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता, ये बहुत बार पूछा जाता है आप लोग का पेपर में। एक है 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 21 सितंबर। फिर 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण 16 सितंबर। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ये आप लोग का राष्ट्रीय है। बोलेगा 22 दिसंबर को क्या है, तो राष्ट्रीय गणित दिवस। ये दोनों याद रखिएगा, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल, सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है। सबसे बड़ा अशोक चक्र टोपरा कला में स्थापित किया गया। टोपरा कला देख लेते हैं, सबसे बड़ा अशोक चक्र टोपरा कला में स्थापित किया गया है। देश का सबसे बड़ा 30 फीट अशोक चक्र हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कला गांव में 2018 में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिए, इसका ऊंचाई है लगभग इतना, और ये 16 टन का है। ध्यान रखिएगा, और इसका रंग है गोल्डन है, और 24 तिलियाँ हैं इस पर। अशोक चक्र में टोटल कितना तिलिया होता है सभी को आप लोग पता होगा। ये मैथ का सवाल है, तो मैथ आप लोग PDF से लेकर सॉल्यूशन कर लीजिएगा। चलिए, ये है 11 नंबर सवाल, ज्वारनदमुखी यानी जो एस्ट्री बनाती है वो कौन सी नदी है जो एस्ट्री बनाती है, तो वो ताप्ती नदी। देखिए, एक है आप लोग का नर्मदा नदी और एक है ताप्ती नदी, ये दोनों आप लोग का एस्ट्री बनाती है। बाकी जो नदी डेल्टा बनाती है उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, एस्ट्री यानी ज्वारनदमुख नदी के जल में तीव्र प्रभाव के कारण जब मुहाने पर साथ लाए गए मालवा का निक्षेप नहीं होता है, तब नदी जल के साथ मालवा भी समुद्र में गिर जाता है। तो नदी का मुहाना उथला होने के बजाय गहरा हो जाता है। ऐसे गहरे मुहाने को एस्ट्री कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग ज्वारनदमुख कहते हैं। हिंदी में काफ़ी तगड़ा नाम है ज्वारनदमुख।
एक है प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जिसको हम लोग एस्ट्री का निर्माण करती है, तो बोलेगा एस्ट्री का जो नदी निर्माण करती है वो आप लोग कहाँ बहती है, तो अरब सागर में जाकर गिरती है। एक है डेल्टा जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये है आप लोग का भारत का नक्शा। यहाँ पे ये है बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर। तो अरब सागर में गिरेगा जो क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा एस्ट्री। जो नदी डेल्टा बनाएगा वो यहाँ जाकर गिरेगा। तो ये तीनों अगर आप लोग मैप से ज्योग्राफी पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। जब नदी सागर में गिरती है तो वेग में अत्यधिक कमी के कारण मुहाने पर इसके मालवा का निक्षेप होने लगता है, जिससे वहाँ का विशेष प्रकार के स्थल का निर्माण हो जाता है। इस स्थल रूप को डेल्टा इसी स्थल को हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख जो नदियाँ हैं जो कि डेल्टा का निर्माण करती हैं वो जैसे गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा तो है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये तीनों जो है वो डेल्टा बनाती है। तो पूछेगा गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो नासिक से निकलती है। अब बोलेगा कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। ये तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12 नंबर सवाल क्या है, इब्न बतूता है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये क्या पूछा जा रहा है, इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था, 14वीं शताब्दी में, लगभग 1333 के में भारत आया था। तो ये अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था। ये तुगलक काल में 1333 में भारत आया था। इसे सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। 1342 में सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा गया था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही घटनाओं को अपनी पुस्तक किताबुल रहला में सभी के बारे में बताया गया है। देखिए विद्युत शक्ति किसकी इकाई है, तो वाट क्या है, विद्युत शक्ति। शक्ति किसका है, वाट का है। हम लोग देखते हैं जितने भी शक्ति के ऊपर है, जैसे विद्युत आवेश की इकाई है कूलम, उसी प्रकार ऊर्जा की इकाई है जूल, और एक है विद्युत विभव या विभवांतर का इकाई वोल्ट है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत प्रतिरोध का ओम है। विद्युत चालकता का है ओम -1 जिसको मोह या सीमेन भी कहते हैं। तो ये तीन ध्यान रखिएगा, ओम -1 या मोह या सीमेन किसका है, विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिक कंडक्शन। 14 नंबर सवाल है सभी अम्लों में पाए जाने वाला तत्व। सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। जितने भी एसिड रहेंगे उसमें हाइड्रोजन आप लोग का उसमें होना काफ़ी जरूरी है। अगर उसमें हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो अम्ल की तरह काम ही नहीं करेगा। सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में प्रथम तत्व है। इसका संकेत H है तथा परमाणु संख्या 1 है। सभी को जानते हैं कि हाइड्रोजन H है, इसका परमाणु संख्या 1 है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन S ब्लॉक का है, इस ब्लॉक में है। और हाइड्रोजन के भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन देखिए आप लोग बोलेगा कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो आप लोग देखे होंगे। प्लस हाइड्रोजन में क्या है, जितने भी हाइड्रोजन का निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं। हाँ, यही चीज़ मैं आप लोग को भुला रहा था कि हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं। उस तीनों समस्थानिक का नाम आप लोग बताइएगा कमेंट में। तीनों समस्थानिक इसकी खोज किसने की थी, तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश। चलिए 15 नंबर सवाल है प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करता है। तो प्रकाशित तंतु तो ये है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी के नियम पर कार्य करता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम के 2 शर्तों का होना अनिवार्य है। पहला है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, और दूसरा है आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। ये होता है पूर्ण यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का परावर्तन 100% होता है, अर्थात इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। इस कारण पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो बहुत चमकने लगता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या है, तो उदाहरण से सवाल बहुत देखने को मिलते हैं। जैसे रेगिस्तान में मृच्छिका का दिखाई देना, हीरे का अत्यधिक चमकना, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला, और पानी में पड़ी हुई परख नली चमकीली दिखाई देना, और पानी में हवा भरे बुलबुले चमकते हैं, और कालिक से पोता हुआ गोला चमक। जितने भी चमकने वाली चीज़ हैं, जैसे प्रकाशित तंतु जिससे अभी सवाल पूछा गया था, प्रकाशित तंतु भी ये भी इसी के उदाहरण है। तो ये सब मैथ के सवाल है। मैथ आप लोग PDF से बनाइएगा, सभी आप लोग बना लीजिएगा। काफ़ी आसान सवाल आए थे इस बार के बिहार दरोगा के मेंस में। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है। तो संयोजी उत्तक इसमें से कौन नहीं, तो हार्मोन एक संयोजी उत्तक नहीं है। बाकी रक्त हो गया, अस्थि हो गया है, उपास्थि। तो कौन कौन से संयोजी उत्तक है तो उसके बारे में देखते हैं। तो उपास्थि हो गया, अस्थि हो गया और रक्त हो गया, ये तीनों ही संयोजी। देखिए ये सब हड्डी के नाम है। हड्डी भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, रक्त भी संयोजी उत्तक है। हार्मोन संयोजी उत्तक नहीं है। उपास्थि, रक्त और अस्थि संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक विभिन्न अंगों और उत्तकों को संबद्ध करता है तथा उन्हें कुछ सहारा भी देता है। इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। अंतरकोशिकीय पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स। संयोजी उत्तक जो संयोजी उत्तक होता है वह आंतरिक अंगों के रिक्त स्थान में भरी होती है, और इसके अतिरिक्त ये रक्त नलिकाओं एवं तंत्रिका के चारों ओर तथा अस्थिमज्जा में भी पाया जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। संयोजी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक संयोजी उत्तक, दूसरा है कंकाली उत्तक, फिर एक तरल उत्तक एवं संवहनी उत्तक। ये 3 होते हैं। वास्तविक संयोजी उत्तक के उदाहरण देख लीजिए तो एरियोलर जो उत्तक हैं ये आप लोग क्या है, वास्तविक संयोजी उत्तक के उदाहरण है। फिर एक कंकाली उत्तक शरीर के अंदर पाया जाता है, क्या, जैसे कि उपास्थि हो गया जिसको हम लोग
कार्टिलेजिनियस टिश्यू जो कि बोन रहता है उसको कहा जाता है। ये कंकाल उत्तक शरीर के अंदर पाया जाता है। ये कंकाल उत्तक में उसका उदाहरण है। एक है रक्त एवं लसिका को तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। तो एक है तरल संयोजी उत्तक, उसको रक्त और संयोजी, क्योंकि रक्त और लसिका ये किसका आई थी, रक्त और लसिका। 18 नंबर सवाल क्या है, उड़ीसा की बादाम पहाड़ी में से कौन सा अयस्क निकाला जाता है। उड़ीसा से क्या निकलता है, तो हेमाटाइट, जिसको हम लोग लौह अयस्क का ही एक उदाहरण है। इसको हेमाटाइट, ये सबसे अधिक भारत में पाया जाता है हेमाटाइट। लेकिन आप लोग से बोलेगा कि लोहा का सबसे सर्वोत्तम कौन है, तो आप लोग कमेंट में बताएगा। उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से हेमाटाइट एक्स को निकाला जाता है। हेमाटाइट एक प्रकार का लौह अयस्क, ये लाल एवं भूरे रंग का होता है। इसमें धातु का अंश 60 से 70% की है। भारत का अधिकतर लगभग 98% लौह अयस्क इसी श्रेणी का। मैंने बताया था अभी कि लगभग भारत में सबसे ज़्यादा हेमाटाइट पाया जाता है। तो हेमाटाइट जो लोहा है वो काफ़ी मजबूत होता है। यह मुख्यतः सिंहभूम, जो कि झारखंड में है। सिंहभूम कहाँ है, झारखंड में है। फिर एक है मयूरभंज और कोइंझर और सुंदरगढ़ जो कि उड़ीसा में, कर्नाटक, गोवा आदि में भी पाया जाता है। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमाटाइट किस्म लौह अयस्क मयूरभंज के केंदुझर जिले में बादामी पहाड़ी से निकाला है। भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, लेकिन सीडेराइट। तो सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है मैग्नेटाइट में, फिर एक हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट, फिर एक सीडेराइट। ये चारों में कार्बन की मात्रा के अनुसार इसको बांटा गया। तो जो सबसे सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है उसको मैग्नेटाइट भी आपसे पूछा जाता है। सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किस लौह अयस्क में देखने को मिलता है, तो मैग्नेटाइट में है। एक प्रकार का सर्वोत्तम हम लोग कह सकते हैं। इसमें धातु का मात्रा 72% तक होता है। भारत में यह मुख्यतः दक्षिण और यानी कि दक्षिण पूर्व सिंहभूम, जिसको हम लोग बाड़ा जामदा जो कि झारखंड में है, एक है बेल्लारी हॉस्पिट जो कि कर्नाटक में है, एक है बैलाडीला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बैलाडीला लौह अयस्क कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। ये तीनों इसमें इसका किस्म यहाँ पे देखने को मिलता है। एक है लिमोनाइट में धातु का अंश 40% से 60% होता है। पहला आप लोग का मैग्नेटाइट है, फिर हेमे, फिर है लिमोनाइट। ये सभी प्रकार हैं जिसमें धातु के प्रतिशत के अनुसार उसको क्लासिफिकेशन किया गया है। फिर एक सीडेराइट में धातु का अंश 48% तक होता है। इसका रंग भूरा होता है। पूछेगा भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो सीडेराइट को भूरा कोयला कहा जाता है। लिमोनाइट तथा सीडेराइट निम्न कोटि का लौह अयस्क है। ध्यान रखिएगा, लिमोनाइट तथा सीडेराइट निम्न कोटि का लौह अयस्क है। लौह अयस्क से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश ने शासन किया था। देख लेते हैं, कुन वंश के बाद कर्ण वंश से शुंग वंश के अंतिम सलाह देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की नींव लगी। शुंग वंश के बाद कौन है, तो कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव, कर्ण वंश के स्थापना वासुदेव नाम किए थे। वासुदेव ब्राह्मण वंश का था। वैदिक धर्म एवं संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने शुरुआत यानी प्रारंभ की, इसे कर्ण वंश ने जारी रखा। कर्ण वंश में केवल 4 शासक हुए। पहला है वासुदेव, दूसरा है भूमिमित्र, तीसरा नारायण और सूर्यवर्णन। कर्ण वंश के अंतिम शासक सुष्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दी और नवीन ब्राह्मण वंश आंध्र यानी सातवाहन वंश की नींव डाली। जो सातवाहन के समय किसने की, सिमुक ने सातवाहन वंश का स्थापना की। उल्लेखनीय है कि पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और एक है पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मण, यानी ये कट्टर ब्राह्मण था। ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मण था। DRDO द्वारा विकसित अस्त्र कैसा मिसाइल है, तो अस्त्र आप लोग का वायु से वायु में है। DRDO द्वारा विकसित जो अस्त्र है वो वायु से वायु मार करने वाला मिसाइल क्या है, तो वायु से वायु में मार करने वाला मिसाइल है अस्त्र है। इस मिसाइल को अत्यधिक चालाक यानी मैन्यूवर सुपरसोनिक विमानों को निशाने लगाने और मार गिराने के लिए बनाया गया। उल्लेखनीय है कि DRDO का गठन 1958 में किया गया था। 1958 में DRDO का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, तो लखनऊ में आयोजित किया गया था 1916 में। और इसी अधिवेशन में जो नरम और गरम दोनों दल का मिलन हुआ था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक साथ आकर सदस्यता किए थे। ये बात यानी कि वो सभी एक साथ आ गए थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अंबिका चरण मजूमदार ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस सम्मेलन की 2 घटनाएं दृष्टिकोण से महत्व है। तो मैंने जो भी बात बताया है, जो कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में, इसमें आकर के वो मिला था। और ये है आप लोग का कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता। ये सही बात मैंने आप लोग को बताया है जो यहाँ पे दिया रहता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिमों की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार किया और मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। ध्यान रखिएगा, मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का मध्य समझौता संभव नहीं है। लेकिन चलिए, कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था, सूरत अधिवेशन 1907 में पहला विभाजन हुआ था कांग्रेस का, 1907 में सूरत के। इसके बारे में इंपॉर्टेंट देख लीजिए, कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत 1907 में। और इस अधिवेशन कांग्रेस में उदारवादी और उग्रवादी के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया था। उग्रवादी वाले लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः इस अधिवेशन की अध्यक्षता उदारवादी नेता रास बिहारी बोस ने ही कहा। ध्यान रखिएगा कि 1907 में जो
कांग्रेस का जो सूरत में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किए थे? तो रास बिहारी घोष हैं, इसने इसका स्थापना की अध्यक्षता किए थे। जो कि उग्रवादी हैं वो लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। इसके संबंध में दोनों में आपसी मतभेद हुआ और सूरत अधिवेशन 1907 में जाकर सूरत का विभाजन हो गया। इसी को कहा जाता है सूरत विभाजन, कांग्रेस का बिखराव। यहाँ से कांग्रेस बिखर जाती है और दो गुटों में बढ़ जाती है, पहला नरम, दूसरा गर्म। सूरत विभाजन द्वारा दूसरा कारण बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से कांग्रेस के भीतर उपजा नरम दल और गर्म दल के मत विवाद था। वस्तुत उदारवादी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, जबकि उग्रवादी इस आंदोलन को व्यापक तौर पर भारत के अन्य हिस्सों में भी फैलाना चाहते थे। इसलिए वहाँ पे विवाद हुआ। और है साथ ही उग्रवादी केवल विदेशी माल के बहिष्कार से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि यह भी चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार को किसी तरह का सहयोग न दिया जाए। तीसरा चरण है भारत में 1905 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह के लेकर था। उग्रवादियों ने इसका विरोध किया था। एक अन्य कारण अधिवेशन के स्थान को लेकर भी था। उग्रवादी चाहते थे कि 1907 का कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में हो, वहीं उग्रवादी चाहते थे कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हो। इन विवादों के परिणाम स्वरूप सूरत में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में बम्बई में हुआ। यह विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। यानी 2 बार कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो 1907, 1918 वाला बम्बई, 1907 वाला सूरत। तो यहाँ से पूरा क्लियर हो गया होगा सूरत विभाजन, कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के सामने है। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार के जितने भी जिले हैं 38 जिलों में से बिहार में टोटल उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। कौन सा जिला उत्तर से दक्षिण की ओर आता है? तो ये आप लोग ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है, लेकिन इसको हम लोग मैप की ओर देखेंगे। इस पुस्तक में मैप दिया गया है, तो यहाँ से ऑप्शन से हमें मिला है पहले कौन सा दिया गया है, तो गोपालगंज, सिवान, बक्सर और रोहतास। तो यहाँ से इन चारों का हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर देखेंगे। यहाँ पे है गोपालगंज है, तो ये आप लोग का गोपालगंज है यहाँ पे। यहाँ से हम लोग ये उत्तर में हो गया, फिर यहाँ पे सिवान हो गया, सारण हो गया, फिर आप लोग का दूसरा बक्सर हो गया। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित है। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, यहीं पे दिया गया बक्सर एवं रोहतास भी है। तो यहाँ पे रोहतास है, तो यहाँ पे आप लोग का रोहतास है। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर है, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, रोहतास। यहाँ से आप लोग मैप देख सकते हैं। टोटल बिहार का पूरा जिला 38 जिला बोलेगा। सबसे उत्तरी जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण है। और सबसे पूर्वी जिला कौन है? किशनगंज है। और सबसे दक्षिणी जिला कौन है? तो ये आप लोग यहाँ पे गया हो जाएगा। सबसे दक्षिणी जिला गया है। यहाँ पे सभी आपके दिया गया है। यहाँ पे टोटल दिया गया है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। 38वां जिला अरवल है। 38वां जिला। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। 9 में सारण, मगध, दरभंगा, लिहुत, पटना, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर, ये 9 प्रमंडल। यहाँ आप लोग का बिहार में कुल 101 अनुमंडल है, जिसको हम लोग तहसील के नाम से जानते हैं। अनुमंडल को तहसील। बिहार में कुल 534 प्रखंड है। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला गया है, और बिहार का सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया है। बिहार का सर्वाधिक कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। सभी चीज़ आप लोग इंपॉर्टेंट है बिहार से संबंधित। नेक्स्ट यहाँ पे विषम को चुने, यानी विषम कौन अलग है। तो ये आप लोग का रीजनिंग का सवाल है, तो विषम आप लोग का दर्जी हो जाएगा, क्योंकि नाई, लोहार, बढ़ाई ये सब जातिगत पेशा है, जबकि दर्जी जातिगत पेशा नहीं आता। दर्जी एक विषम हो गया। यहाँ पे एक आप लोग का लकड़ी, फर्नीचर, गेहूँ, रोटी हो जाएगा। ये आप लोग का यहाँ से उस मैथ एवं रीजनिंग का सवाल आप लोग को पीडीएफ से बनाना है। आपातकाल में कौन सी अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होती है? तो अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी निष्क्रिय नहीं होती है, जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। संविधान के भाग नंबर कितने? भाग 18 में अनुच्छेद नंबर 352 से 360 तक आपातकालीन का प्रावधान। यह प्रावधान केंद्र को किसी भी असमान स्थिति में प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाता है। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार का सर्वशक्तिमान हो जाता है, केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्यों और केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। यह संविधान और औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देता है। यानी केंद्र का सबसे अधिक उसमें वर्चस्व होता है जब आपातकाल लगता है। तो ध्यान रखिएगा, बिना आपातकाल के राज्य सरकार को छूट है, लेकिन जब आपातकाल लग गया तो हालत खराब करवा देता है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान, ये सभी चीज़ आप लोग जानते होंगे। जैसे 352 में है, यह युद्ध एवं बाह्याक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। तो 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। फिर 356 क्या है? तो राष्ट्रपति शासन। तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन। ये राज्य आपातकाल एवं संवैधानिक आपातकाल दोनों के तौर पर इसको हम लोग उपयोग करते हैं संवैधानिक में। फिर 360 में हम लोग पैसा से है, ये आप लोग वित्तीय आपातकाल, वित्तीय स्थापित अथवा साख के खतरे के कारण लगाया जाए, इसे वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकार पर इन प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा होती है, तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। ध्यान रखिएगा, 358 अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
358वें अनुच्छेद के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना, तो ये जो आर्टिकल 19 है उसमें जो 6 मौलिक अधिकार है वो अपने आप उसको हम लोग लागू नहीं करते हैं, वो खुद अपने आप हट जाता है। फिर जब आपातकाल हटता है तो वो फिर लागू होता है। 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता है। यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू अथवा अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबन होता है। वास्तविक रूप से अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनका उपचार निलंबित होता है। यह निलंबन कई मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति को आदेश में वर्णित होते हैं। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ध्यान रखिएगा। और उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 20 से 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किसी भी दशा में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ध्यान रखिए। यहाँ पे है कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन है, तो ये है हल्दिया बंदरगाह जो है वो कलकत्ता का सहयोगी बंदरगाह। तो हम लोग बंदरगाह को देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर हल्दिया बंदरगाह का विकास हुआ। यह कलकत्ता बंदरगाह के भार को कम करता है तथा उन बड़े बड़े जहाज़ों का आश्रय स्थल है जो कलकत्ता तक नहीं पहुंच पाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ के व्यापार है तो इस बंदरगाह का बेहद महत्वपूर्ण है। हम लोग देख लेते हैं भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह है। पहला है कांडला बंदरगाह। यह बंदरगाह का निर्माण गुजरात के कच्छ जिले में कच्छ के खाड़ी में 1930 में हुआ। इसका पोताशय प्राकृतिक एवं सुरक्षित है। इसमें इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी फ्री ट्रेड जोन माना जाता है। बोले फ्री ट्रेड जोन है कांडला बंदरगाह। पेट्रोलियम उत्पाद के आयात है तो ये बंदरगाह काफ़ी पॉपुलर है। क्या प्राकृतिक बंदरगाह है और पेट्रोलियम उत्पाद के लिए आयात के लिए है। फिर है मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह सालसट द्वीप में प्राकृतिक कटान में स्थित है। इनका पोताशय प्राकृतिक एवं सुरक्षित है। जो ऊपर है वही नीचे है, यानी कांडला एवं मुंबई बंदरगाह। पेट्रोलियम खाद्यान्न सूती एवं ऊनी वस्त्र चमड़ा एवं यात्री परिवहन की दृष्टि से इस बंदरगाह का विशेष महत्वपूर्ण है। यहाँ मुक्त व्यापार क्षेत्र भी किया जाता है जिसमें फ्री ट्रेड जोन यानी जो फ्री ट्रेड जोन है उसका एक जोन बनाया गया। उसमें कांडला बंदरगाह एवं मुंबई बंदरगाह दोनों को शामिल किया गया। एक है नवा सेवा बंदरगाह जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ये नवी मुंबई में पनवेल के पास इस बंदरगाह का विकास मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के उद्देश्य से किया गया। यह देश का आधुनिकतम बंदरगाह है। एक है मार्मागुआ। यह गोवा में जुआरी नदी के तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह। यहाँ से लॉ ऑयल्स का बहुतायत निर्यात किया जाता है। यह न्यू मैंगलोर तो आप लोग नाम से ही जान गए होंगे, न्यू मैंगलोर यानी वहाँ पे होंगे। कोची बंदरगाह केरल के तट पर विलंगटन द्वीप पर स्थित है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। इस समुद्र के समांतर विशाल मैगुंड मुहाने पर स्थित है। यहाँ से मुख्यतः नारियल उत्पाद, काजू, चाय, रबर, मसाला निर्यात किया जाता है। यह नई तूतीकोरिन, तो तूतीकोरिन तमिलनाडु यानी जो मद्रास है वहाँ पे यह तूतीकोरिन, ये मन्नार की खाड़ी के सहारे में। फिर चेन्नई बंदरगाह पूर्वी तट पर, यह भारत का प्रमुख बंदरगाह है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह बोलेगा, एक आर्टिफिशियल बंदरगाह है। ये मुंबई के पश्चात ये भारत का दूसरा सर्वाधिक व्यापार वाला बंदरगाह है। सबसे ज़्यादा व्यापार मुंबई बंदरगाह में होता है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर चेन्नई के उत्तर में स्थित है। एन्नोर और तूतीकोरिन दोनों ही तमिलनाडु में है। चेन्नई के भार को कम करने के लिए इसे विकसित किया गया। चेन्नई के भार को कम करने के लिए एन्नोर को और मुंबई के भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का शुरुआत। फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह आंध्र प्रदेश में स्थित एक देश का एक गहरा एवं अच्छा प्राकृतिक बंदरगाह। पोतासों के मुख पर डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के समुद्र में निकले होने के कारण यह तूफानों से सुरक्षित होता है। फिर एक बेलाडीला क्षेत्र के लॉ ऑयल्स का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। पारादीप उड़ीसा में है। कोलकाता आप लोग पश्चिम बंगाल हुगली नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर है। ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ थे आप लोग यहाँ पे मैप के साथ आप लोग देख सकते हैं। पूरा बंदरगाह दिया गया है। यहाँ से आप लोग का 28वां नंबर सवाल शुरू होता है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में दिया गया। समान नागरिक संहिता का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 आप लोग सभी को मालूम होगा 1936 से लेकर 51 तक किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व एवं से संबंधित। जैसे 37 अनुच्छेद क्या बोलता है? तो अनुच्छेद नंबर 37 ये बताता है कि निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। 37 नंबर। 38 क्या है? राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 38 है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 38 हो गया। अब हम लोग अनुच्छेद नंबर 39 के ए में क्या है? तो समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। फिर अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। 41 में कुछ मामलों में काम करने का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 42 में नियोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता प्रावधान है। 43 में कर्मचारियों को निर्वाह वेतन है। कर्मचारियों के निर्व्यवहार वेतन। अनुच्छेद 43 के ए में क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता। अनुच्छेद 43 के बी में सहकारी समिति को प्रोत्साहन करना। ये सवाल पूछा जाता है पेपर में, सहकारी समिति को प्रोत्साहन करना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 43 के बी। 45 में क्या है? बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। 46 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रावधान है। अनुच्छेद 46 में है कमजोर वर्गों को शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 46 इंपॉर्टेंट क्या था? तो अनुसूचित जाति और जनजाति में क्या था? तो शिक्षा का आर्थिक को बढ़ावा देना। 47 में क्या है? पोषाहार
का स्तर बढ़ाना, जीवन स्तर सुधारना, जन स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार का कर्तव्य है। 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। 48 के में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन जीव की सुरक्षा है। 49 में स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा। और हम लोग 14वां भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। तो ये सवाल आप लोग का पुराना हो गया। ये सवाल करंट अफेयर का है, ये जनवरी 2024 का करंट अफेयर। ये सवाल आप लोग का अब नहीं पूछे जाने की कम संभावना है। तो आप लोग जो नए करंट अफेयर को पढ़ेंगे। 30 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर सवाल क्या कि जो लद्दाख में जो पुगा घाटी है किसके लिए प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, भूतापीय ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत भूगर्भीय ताप एवं जल की अभिक्रिया से उत्पन्न गर्म वाष्प के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। गर्म वाष्प और से द्वारा उसको ऊर्जा प्रदान किया जाता है। पुगा घाटी की तरह हिमाचल प्रदेश का मणिकरण भी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश का मणिकरण भी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, पुगा एवं मणिकरण। झारखंड के सूर्यकुंड एवं उत्तराखंड के तपोवन में भूतापीय ऊर्जा की मौजूदगी का पता चला। राष्ट्रीय भूवर्गीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, कहाँ पे? हैदराबाद में है, जो भूतापीय ऊर्जा की संभावित क्षेत्रों की खोज का कार्य करता है। इसका भूतापीय ऊर्जा की संभावित क्षेत्रों का खोज करता है कौन? तो राष्ट्रीय भूवर्गीय अनुसंधान संस्थान। सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं किसी परीक्षा में पूछा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लेकर सवाल। तो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अगर दोनों नहीं रहेंगे तो लोकसभा के बैठक को कौन आयोजित करेगा? तो अध्यक्ष के पैनल के द्वारा, जो भी पैनल में जो अध्यक्ष बनेगा उसी के द्वारा उसको आगे चालू रखा जाएगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिहार दरोगा में पॉलिटी से काफ़ी अच्छे सवाल देखने को मिलते हैं, तो आप लोग को पॉलिटी अच्छे से कवर करके जाना है। यहाँ पे देखिए, संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल और राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। अर्थात जब लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के सभापति पैनल में शामिल लोकसभा के सदस्य द्वारा लोकसभा की बैठक को संचालित किया जाता है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, किससे द्वारा संचालित किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्य द्वारा लोकसभा के सदस्य संचालित किया जाता है। पैनल वाला आप लोग को ध्यान रखना, ये नया सवाल आप लोगों को देखने को मिले। इसी तरह जब राज्यसभा में सभापति और उपसभापति दोनों ही नहीं हो तो उपसभापति पैनल में शामिल राज्यसभा के सदस्य द्वारा राज्यसभा की बैठक को संचालित किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य के द्वारा ही संचालित किया जाता है। ये सवाल आप लोग देख लिए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? ये सवाल दिया गया शायद ना। लोकसभा के नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष सदस्यों में से 10 को सभापति तालिका के लिए नामांकित करता है। 10 सदस्य को सभापति तालिका के लिए नामकरण किया जाता है। इसमें से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद का पीठासीन अधिकारी हो सकता है। पीठासीन होने पर उसकी शक्ति अध्यक्ष के ही समान हो जाती है। वह तब तक पद धारण करेगा जब तक नई सभापति तालिका का नामकरण न हो जाए। जब इस पैनल का सदस्य अनुपस्थित रहता है तो सदन किसी भी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, जब इन पैनल का सदस्य आप लोग देख लिए होंगे, उल्लेखनीय है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद रिक्त हो तो सभापति तालिका का सदस्य का पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। इस अवधि के लिए अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वहन वह व्यक्ति करेगा जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया। 32 नंबर सवाल क्या है? लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? काफ़ी आदमी इसमें चुनाव आयोग को मारकर गलत कर दिया हूँ। इसमें लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति। हालांकि उसका पद 3 मामलों में इससे पहले भी समाप्त हो सकता है। क्या दिया गया है? राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष के तारीख को निर्धारित करता है। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है। हालांकि इसका 3 मामलों में से पहले भी समाप्त हो सकता है। सदस्य नहीं रही, वही सब लोग खुद से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है? कोयला भंडारण में प्रथम राज्य झारखंड है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड। लेकिन बहुत जगह इसका आंसर छत्तीसगढ़ भी दिया जाता है, तो आप लोग उसके अनुसार मारिएगा। ऑप्शन के अनुसार कोयला भंडारण संचित भंडार में झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, भारत में कुल संचित भंडार का 99% कोयला है जो कि गोंडवाना संचार में पाया जाता है, जिसका निर्माण मुख्यतः कार्निफिरस एवं परनियल काल में हुआ। शेष कोयला टर्सरी काल का है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, पेंच, वर्धा आदि नदी घाटी का कोयला क्षेत्र है। टर्सरी कोयला क्षेत्र में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ऊपरी असम और जम्मू कश्मीर ये सभी आते हैं, देखने को मिलते हैं। कोयला उत्पादन का क्रम कर देंगे, कोयला के उत्पादन में बोलेगा ना तो छत्तीसगढ़ आप लोग उसको टिक कीजिएगा, लेकिन बोलेगा कोयला भंडारण में तो झारखंड आप लोग का सबसे ज़्यादा है। कोयला के उत्पादन में छत्तीसगढ़ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रूसो के द्वारा लिखा गया है। ये आप लोग का फ्रांस की क्रांति जब पढ़िएगा वहाँ से आप लोग को ये सवाल देखने को मिलेगा। तो विश्व इतिहास भी इंपॉर्टेंट आप लोग का देखने को मिलता है बिहार दरोगा के लिए।
तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो द्वारा लिखा गया। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स सामाजिक अनुबंध की रचना 1762 में किया था। इस पुस्तक में यह प्रसिद्ध वाक्य कहा गया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वह सब जगह जंजीरों से जकड़ा है। रूसो का पुराना नाम जैन जैक रूसो था। मोंटेस्क्यू फ्रांस का एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक था। इसने शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिया। इसका प्रसिद्ध पुस्तक था द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज दिदरो फ्रांस एवं राजनीतिक विचारक था। दिदरो फ्रांस का राजनीतिक विचारक था। ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बिहार दरोगा के प्री में पूछा गया था। द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक, तो ये सभी पुस्तक के लिए यानी कि विश्व इतिहास भी इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर सवाल है, कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? तो पूर्वी तट बोल देगा तो आप लोग जानते होंगे तुतीकोरिन पूर्वी तट पर स्थित है। तुतीकोरिन पूर्वी तट तमिलनाडु पर है, मैंने अभी आप लोग को बताया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को जोड़ी गई थी? तो मणिपुरी, यहाँ पे सभी भाषा को दिया गया। तो इसमें संथाली को जोड़ा गया था, 4 भाषा को जोड़ा गया था। इन चारों भाषा का नाम आप लोग देख लीजिए, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये चारों भाषा को 2003 के 93वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची का भाग है। टोटल 22 भाषा आप लोग का वर्तमान में 22 भाषा है। ध्यान रखिएगा। योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो योजना आयोग का स्थापना 1950 में किया गया था। ध्यान रखिएगा 1950 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। और एक और सवाल है, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था। इसका गठन 15 मार्च 1950 में भारत में 5 वर्षीय योजना आयोग के द्वारा ही लागू किया जाता है। 1900 यानी कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया। नीति आयोग की सहकारी, यहाँ से देखिए, नीति आयोग का सहकारी संघवाद के विचार के साथ कार्य करता है। नीति आयोग एक थिंक टैंक संस्था है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग टॉप डाउन दृष्टिकोण पर आधारित, जबकि नीति आयोग बॉटम अप दृष्टिकोण पर केंद्रित था। देखिए क्या बोल रहा है, योजना आयोग जो था वो टॉप डाउन दृष्टिकोण पर आधारित, जबकि नीति आयोग है बॉटम अप दृष्टिकोण। दोनों में कंफ्यूजन ना हो तो टॉप डाउन रहेगा योजना आयोग, टॉप यानी बॉटम अप रहेगा नीति आयोग। नीति आयोग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम, SDG, इंडिया इंडेक्स, अटल इनोवेशन मिशन आदि पहलों की शुरुआत की थी। सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है। कहीं भी किसी भी परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं कि जिला कार्यक्रम की शुरुआत किसने? नीति आयोग के द्वारा किया गया था। सही सुमेलित करें, कौन सा सही सुमेलित है? तो भारत का संघ कौन है? भारत का संघ हो जाएगा अपने प्रधानमंत्री, यानी एक का एक कौन है? एक का है। और राज्य में राज्यपाल हो जाएगा। और आप लोग का नगर निगम में महापौर हो जाएगा। तो नगर निगम यानी 3 का D हो जाए, 3 का D 4 का C। तो ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा बता रहा है, लोग टिक कर लीजिएगा। ये सभी सवाल आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री भारत में सरकार का वास्तविक प्रधान प्रमुख होता है, अर्थात प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख। भारत में संसदीय व्यवस्था लागू है जिसमें राष्ट्रपति केवल नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख होता है, अर्थात राष्ट्रपति राज्य देश का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 75 में वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख, जिसको संवैधानिक प्रमुख एवं राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 153। और नगर निगम शहरों में स्थानीय स्वशासन का सबसे ऊपरी स्तर है, सबसे ऊपरी स्थान है। इसके प्रमुख महापौर, जिसको मेयर कहा जाता है, इंग्लिश में मेयर कहा जाता है। ये 74वें संविधान संशोधन, ये जो 74वें संविधान संशोधन 1992 में शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इनमें एक ग्राम पंचायत ये जो ग्राम पंचायत गाँव में स्थानीय स्वशासन से संबंधित था, इसके प्रमुख को सरपंच कहा जाता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो हम लोग कितने नंबर? तो हम लोग 73वें और 74वें नंबर में क्या था? तो 74वें में था नगर निगम और 73वें में था पंचायत। तो मैथ का सवाल है 39, हम लोग PDF से बनाइएगा। 40 में क्या है? GI टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? GI टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो GI टैग को WTO के द्वारा प्रदान किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन इसका कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। WTO का स्थापना देख लेते हैं, कब इसका स्थापना किया गया था? WTO का स्थापना 1995 में। आप लोग ध्यान रखिएगा 1995 में WTO का स्थापना कब किया जाता है? इसको पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। पहले इसको गैट के नाम से जाना जाता था। ये पहले गैट इसके नाम से जाना जाता था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था, वो था कौन था? शाह आलम द्वितीय था बक्सर के युद्ध के समय। और ये कब हुआ था बक्सर का युद्ध? तो 22 अक्टूबर 1774 में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों एवं बंगालों के नवाब मीर कासिम एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इन तीनों को हराया था। इन तीनों को इतना मारा था कि हालत खराब कर दिया था। बक्सर के युद्ध में बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसीटाट था। ध्यान रखिएगा, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसीटाट था तथा दिल्ली भारत का नवाब शासक शाह आलम द्वितीय था। मई 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया। 12 बादशाह शाह आलम द्वितीय ने से इलाहाबाद की संधि की और 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। तो पहला संधि की
12 अगस्त को, फिर 16 अगस्त को द्वितीय संधि की। तो 2 गो संधि हुआ। पहला जो संधि था वो मुगल बादशाह के साथ और दूसरा संधि अवध के नवाब के साथ। 42 नंबर सवाल था, अध्यात्मक सरकार की विशेषता क्या है? तो अध्यात्मक सरकार की जो विशेषता है में नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अध्यात्मक सरकार की विशेषता शक्ति का विभाजन और स्वतंत्र कार्यपालिका। तो स्वतंत्र कार्यपालिका और शक्ति का विभाजन है इसकी अध्यात्मक सरकार। अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली लागू है, भारत में संसदीय प्रणाली लागू है, जिससे ब्रिटेन से अपनाया गया है। सब लोग पढ़िएगा। वो 43 नंबर है, आप लोग रीजनिंग का सवाल है, ये भी रीजनिंग का सवाल है, मेंस में है, तो ये आप लोग का मेंस का सवाल है। तो मेंस में मैथ रीजनिंग का 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। 45 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? तो ये बहुत कम गतिज ऊर्जा इसमें देखने को मिलता है, बहुत कम गतिज ऊर्जा पाया जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में। और ये 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। समान आयु के घनत्व के 1/100वें भाग को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करके ईबीसी तैयार यानी बीईसी तैयार किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी आप लोग का रीजनिंग का सवाल है। 47 नंबर सवाल है, देखिए बिहार जीके का क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में। मुंगेर जिला से किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है? तो मुंगेर जिला से कौन सी सीमा नहीं लगता है? तो मुंगेर जिला से मधेपुरा। ध्यान रखिएगा, बाकी भागलपुर, जमुई और लखीसराय इन तीनों का सीमा लगता है, बाकी मधेपुरा का सीमा नहीं लगता है। इसलिए बिहार का मैप इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा। यहाँ है 49वें नंबर सवाल, हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर। ध्यान रखिएगा, हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। भाई ये पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर। इनका जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था और ये ओबीसी समाज से थे। अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण लाभ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका ने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में यह 77 से 79 के दौरान ओबीसी आरक्षण के लिए मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। वर्ष 2024 में 5 प्रमुख व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया गया। कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह, पाँचों को 2024 में भारत रत्न दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह। अभी हो गया 50वां नंबर क्वेश्चन है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी, तो 50 का डी हो जाएगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर पार्ट में कंप्लीट करेंगे, को याद हो जाए। तो अनुच्छेद नंबर 21 का संबंध किससे है? अनुच्छेद नंबर 21 का संबंध क्या है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आप लोगों को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बताता है अनुच्छेद नंबर 21। और ये आप लोग आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जाता है। तो अनुच्छेद नंबर 20 एवं 21 ये आप लोग से पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो कि आप लोग का आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 से 21 तक यहाँ पे पूरा दिया गया है। अनुच्छेद नंबर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, इसके किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो मौलिक अधिकार का प्रावधान यहाँ पे दिया गया है। और वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की चर्चा दी गई है। पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक है। फिर आप लोग का दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22 तक है। फिर तीसरा शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से लेकर 24 है, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक है। फिर पाँचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29-30 में दिया गया है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद नंबर 32 में। इसमें एक और था जो कि 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था, और वो 7वां था संपत्ति का अधिकार, जिसको अब हटा करके इसको राजनीतिक अधिकार कर दिया गया और ये अनुच्छेद नंबर 300 के क में रख दिया गया। तो ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार था। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहाड़ों पर जल उबलता है कैसे? तो समुद्र तल से कम तापमान पर ही जल उबल जाता है पहाड़ों पर, क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है इस कारण। चलिए देखिए, पहाड़ों पर जल समुद्र के तल से कम ताप पर उबलने लगता है। समुद्र तल पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर जल उबलने लगता है। इसके विपरीत पहाड़ों पर दाब बहुत ही कम होने के कारण क्वथनांक घट जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, और ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही पानी उबलने लगता है। इसी कारण आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी कारण प्रेशर कुकर में दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे जल की गुप्त ऊष्मा का मान बढ़ जाता है और बाद में खाना जल्दी पक जाता है। इसके विपरीत पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण क्वथनांक घट जाता है और खाना देरी से पकता है या पकने में कठिनाइयाँ होती है। ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। दाब कम होने के कारण ही जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो उसके नाक से खून निकलने लगता है। ये बात आप लोग से पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में कि पहाड़ों पर जाने से नाक में खून क्यों निकलता है? तो दाब कम होने से, क्योंकि उस समय व्यक्ति का आंतरिक दाब बाह्य दाब से अधिक हो जाता है।
अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब कम होने के कारण ही वायुयान से यात्री करते समय पेन की स्याही बाहर निकल जाती है। ये सभी जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, नाक में खून चाहिए, जैसे पेन का जो स्याही निकल जाता है, सब वायु दाब कम होने के कारण, सभी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर सवाल है 53 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष राजा राम मोहन रॉय, यानी आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। चलिए इनके बारे में हम लोग पूरा जानते हैं। इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे दिया गया है, राजा राम मोहन रॉय की जन्म 1474 में राधानगर नामक बंगाल के गांव में हुआ था और ये अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किए थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका है क्या है? तो प्रतिस्पर्धा, यानी प्रतिस्पर्धा इसका मूल सिद्धांत है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। इसमें से बी नंबर पूरा सही जवाब। यहाँ से हम लोग देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत गलाकाट प्रतिस्पर्धा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण के साधनों के निजी स्वामित्व की विशेषता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति और व्यवसाय अपने स्वयं के आर्थिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और बाजार आपूर्ति और मांग के आधार पर वस्तु और सेवाओं की कीमतें निर्धारित करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, मांग के आधार पर ये लोग कीमतें और को निर्धारित करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका आमतौर पर बाजार को विनियमित करने और निजी संपत्ति अधिकारों की रक्षा करने तक सीमित है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यवसायों के लिए लाभ प्राथमिक प्रेरणा है और प्रतिस्पर्धा को नवाचार और दक्षता के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। चलिए इसमें और क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं को देख लेते हैं, सवाल बन सकते हैं। पहला है निजी संपत्ति, दूसरा है मुक्त व्यापार, लाभ का मकसद, गलाकाट कंपटीशन, सरकार का सीमित अधिकार, उपभोक्ता और श्रम विभाजन आदि, ये सभी इसका विशेषता है। इससे भी सवाल देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट है, विश्व के अधिकांश विकसित देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे अमेरिका हो गया, जापान, यूके, सिंगापुर, सभी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और भारत कैसे है? तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ दोनों प्रकार की विशेषता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग या उपयोग किया जाता है? तो किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो लाइगेजेस का उपयोग हम लोग डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु करते हैं। तो आप लोग से पूछा जा सकता है कि ये सवाल पूछा गया। तो यहाँ हो गया आप लोग का 55 नंबर सवाल पूरा। इसको आप लोग PDF से पढ़िएगा। यहाँ पे 56 नंबर सवाल क्या है, डिमेट्रियस किसके समकालीन थे? तो ये थे आप लोग का सालूसिका, यानी सालूसिका को समकालीन था ये सालूसिका। डिमेट्रियस मौर्य शासक सालूसिका के समकालीन। डिमेट्रियस प्रथम भारत पर आक्रमण या भारत की सीमा में प्रवेश करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक था। आप लोग ध्यान रखिएगा। इसने 190 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भाग को जीत कर सफल और साकल को अपनी राजधानी बनाई, ध्यान रहेगा। और इसने ही भारतीय राजा की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलवाए, ध्यान रखिएगा। ये सभी चीज़ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, सिक्के चलवाएं। और हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन देते हैं, राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? पहला है मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए, जी हाँ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए, तो ये आप लोग का गलत हो जाएगा। फिर एक है विधानसभा को भंग करने के लिए, जी हाँ बिल्कुल सही, राज्य में संविधान तंत्र को ठप होने पर, जी ये भी बात सही है। तो 1, 3, 4 किसमें है? 1, 3, 4 तो सभी कथन सत्य हैं, केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए ये आप लोग का राज्यपाल सिफारिश नहीं करता है। यहाँ से अच्छे से आप लोग को कवर हो जाएगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश कर सकता है। पहला मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, फिर है विधानसभा भंग करने हेतु, राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर, यह 356 अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस प्रकार पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार हाईकोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो इसके लिए भी आप लोग महाभियोग की प्रक्रिया शायद होगी, आप लोग इसको चेकआउट कर लीजिएगा एक बार कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है 58 नंबर सवाल स्क्रीन के सामने है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो ये माउंट आबू पर स्थित है और ये आप लोग राजस्थान में पाया जाता है। माउंट आबू माउंट एवरेस्ट अरावली श्रेणी का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा अरावली श्रेणी। यहाँ पे सारा कुछ दिया गया होगा आप लोगों को। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है। चालुक्य अथवा सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के सेनानायक विमल शाह ने 11वीं सदी से 13वीं शताब्दी के दौरान दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भीम प्रथम के सेनानायक विमल शाह द्वारा इसको बनाया गया था और दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। 5 मंदिर का समूह है। पहला है विमल वसाही, लूना वसाही, पीतलहार, फिर एक पाष्टवनाथ, फिर महावीर स्वामी, सभी 5 का मिश्रण है।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त करने वाला चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो है वो बैडमिंटन से, आप लोग ध्यान रखिए, बैडमिंटन से संबंधित है चिराग चंद्रशेखर से। इनको 2023 में मेजर ध्यानचंद। तो ये सभी जितने भी खेल और उससे संबंधित जो खिलाड़ी हैं वो लोग आप लोग एक कॉपी में लिख रख लीजिए, जिससे कि आप लोग को याद करने में परेशानी ना हो। तो चलिए, एक है आरएफ किस अर्धसैनिक बल का भाग है? तो त्वरित कार्य बल यानी रिजर्व आर्म फोर्स इसका फुल फॉर्म है। ये सीआरपीएफ का एक भाग है, सीआरपीएफ जिसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से जानते हैं, और सीआरपीएफ का ही एक पार्ट है। आरएएफ की स्थापना 1992 में दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिए, जैसे किसी प्रकार का दंगा हो जाता है देश में तो उससे निपटने के लिए, अनेकों प्रकार के दंगों से निपटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक है समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? तो समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? तो ये पूंजी को हो जाएगा, यानी नहीं, पूंजी नहीं, निजी संपत्ति को। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा तो निजी संपत्ति सही आंसर होगा आप लोगों का। समाजवादी विचार निजी संपत्ति को स्वीकार नहीं, बाकी समाजवादी एक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसके उत्पादन संपत्ति के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, जिसका नियंत्रण राज्य करता है। किसका नियंत्रण? तो राज्य इसका नियंत्रण करता है। समाजवादी की हम लोग विशेषताओं को देख लेते हैं। तो समाजवादी की विशेषताओं को देखते हैं, उसमें क्या कहा गया? वर्गहीन समाज जिसमें अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव न, और सभी संस्थानों का समान स्वामित्व और सामूहिक स्वामित्व, आय का समान वितरण हो, बाजार शक्तियों का अभाव। ये सभी चीज़ आप लोग का विशेषता है, समाजवादियों का विशेषता है। ध्यान रखिएगा, समाजवादी का विशेषता। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? तो यह अंतर विवाह कहलाता है। ऑप्शन में भी अपनी जाति में शादी करना को अंतर विवाह के नाम से जानता है, और किसी अन्य जात के साथ आप लोग विवाह कीजिएगा तो अंतर जाति विवाह कहलाता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अंतर विवाह सेम जाति में, अंतर जातीय विवाह अलग जातियों में। विषम चुने, जिसमें हो जाएगा क्या? सिर पेट हो जाएगा, ऑप्शन में भी। ये सभी आप लोग का रीजनिंग का सवाल है। 64 नंबर सवाल है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट देख लीजिए, अंतरिक्षों का शहर ये भी है, बुनकरों का शहर पानीपत है, रैलियों का जो नगर है वो दिल्ली है, महलों का शहर कोलकाता है, त्योहारों की नगरी मदुरई। ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक जी के अंतर्गत आता है, तो मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? कौन अधिकारी देखता था? जिसका नाम दीवान है। दीवान नाम का एक अधिकारी जो है वो वित्त व्यवस्था को देखता था, तो वित्त व्यवस्था को देखता था दीवान। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुगल साम्राज्य इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे पूरा चीज़ दिया गया। दीवान शब्द फारसी मूल शब्द है। इस पद की स्थापना अकबर ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष किया था। यह वित्त एवं राजस्व सर्वोच्च अधिकारी होता है। दीवान की सहायता के लिए अनेक अधिकारी होते थे, जैसे दीवाने खालिसा, जिसमें शाही भूमि का देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। फिर एक है दीवाने तन वेतन तथा जागीरों की देखभाल करने वाला। फिर एक है मुस्तौफी, जो आय तथा व्यय के निरीक्षक होता था, ये सभी। फिर एक है मुसारफी, तो ये है लेखाधिकारी। ये सभी चीज़ आप लोग लूसेंट में भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक जगह कर दिया गया है, इसलिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। एक आमिल था। आमिल क्या है? तो आमिल अकबर ने अपने शासन के 18वें वर्ष इस पद का गठन, और ये परगने का वित्त अधिकारी होता था, और अमल गुजार जिला में राजस्व का प्रमुख अधिकारी होता है। यहाँ से साइंस के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के लिए। यानी 2H2 + O2 जो 2SO3 बना है, उसमें ऊष्मा छेपी, जो ऊष्मा बाहर निकला है, उच्च ताप उत्प्रेरक तथा निम्न ताप। देखिए उच्च दाब है, यहाँ पे ताप नहीं है, उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप। ऑप्शन नंबर डी है, यानी उच्च दाब यानी हाई प्रेशर, साथ में उत्प्रेरक, फिर निम्न ताप। इसको ऐसे ही रिएक्शन किया गया है। यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। दाब का प्रभाव देख लेते हैं। दाब का प्रभाव क्या है? यदि ऊपर से सामान्य का दाब बढ़ा दिया जाए तो ली चैटलियर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया इस बाहरी दाब को नष्ट करने की चेष्टा करेगी, और अभिक्रिया उस दिशा में होगी जिससे आयतन में कमी है। क्योंकि अंतिम अभिक्रिया में आयतन कम होता है, अतः दाब अधिक करने से SO3 अधिक बने। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, SO3 अधिक बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? तो जो सत्य है पहले वो देख लिए। 2 या 2 से अधिक तत्वों के समय रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है। जी हाँ, सही बात है। यौगिक का गुण मूल तत्वों से भिन्न होता है। जी हाँ। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोजन से बनता है। इसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों के संबंध, इसमें 2 या 2 पदार्थों में, इसमें पदार्थ, इसमें तत्व है, इसलिए अंतर है। जो ऑप्शन नंबर सी है, मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी काहे गलत है, जो अभी दिया गया होगा। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है, ये कथन असत्य है। यौगिक के बारे में देखिए, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, एवं उसमें उचित रासायनिक विधियाँ द्वारा, उचित रासायनिक विधि 2 या 2 से अधिक सर्वथा भिन्न गुणों वाले
पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है। यौगिक का संगठन हमेशा निश्चित होता है। इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्म से भिन्न होता है। ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे, सैडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है। तो सैडल पीक आप लोग उत्तरी अंडमान में है, अंडमान एवं निकोबार उत्तरी अंडमान में है सैडल पीक, जो कि आप लोग इसकी लंबाई है यह 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। सैडल पीक नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। ये जो आप लोग ध्यान रखिएगा सैडल पीक। लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का पार्ट है। लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का होता है, अग्नाशय है। ऑप्शन नंबर 1 का भाग है, अग्नाशय का भाग है लैंगरहैंस द्वीप। और इसकी खोज किसने की थी तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लैंगरहैंस द्वीपिका की खोज पॉल लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री द्वारा 1899 में किया। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा बीटा गामा होती है। अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन हार्मोन तथा बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन तथा गामा कोशिकाओं से सीमेटोस्टेरिन नामक हार्मोन स्राव होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, सीमेटोस्टेरिन नामक हार्मोन स्राव होता है। थल सेना स्थल से संबंधित है, तो नौ सेना आप लोग का जल से संबंधित होगा। ये चीज़ आप लोग का क्या है, तो ये आप लोग सब रीजनिंग है, यानी इससे मेंस में आप लोग का ज़्यादातर सवाल रीजनिंग का होता है। ये आप लोग का जीएस का सवाल फिर से आ गया, मिथाइल से है, ऑरेंज है। चलिए देखते हैं अच्छे से सवाल क्या बोल रहा है। मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में कौन सा चीज़ आप लोगों को इसमें बताना है, तो अम्ल में लाल और क्षारक में पीला। जब हम लोग मिथाइल ऑरेंज का उपयोग करते हैं ना, तो ये अम्ल जो है उसको लाल बना देता है मिथाइल ऑरेंज में, और क्षारक में पीला हो जाता है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। मिथाइल ऑरेंज का आणविक सूत्र भी दिया गया है। इसका पीएच रेंज जो होता है 3.1 से 4.4 होता है। इसका उपयोग अम्ल एवं क्षार के अनुमापन के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु तो कितनी सीटें आवश्यक होना है, तो 1/10वां हिस्सा, ध्यान रखिएगा। यानी टोटल 55 सीट आप लोग को आवश्यक होना चाहिए, तब आप लोग विपक्ष का नेता बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो 9 न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। इसका कार्यकाल होता है 9 सालों का कार्यकाल होता है। देखिए क्या बोला है, कितने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। अच्छा न्यायाधीश बोला जा रहा है, सॉरी दोस्तों मेरा ध्यान कहीं और था। क्या बोला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो ये 15 न्यायाधीश होते हैं और 9 वर्षों का इनका कार्यकाल। ये चीज़ मैंने सोचा ये पूछा जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जिसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र का एक न्यायिक अंग और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में स्थापित किया गया और अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया। न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, किस मामले में नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। दोनों, यानी चुनाव क्षेत्र का परिसीमन और पंचायत में सीटों का आवंटन, इन दोनों में न्यायालय का कोई भी हस्तक्षेप यानी कोई भी बाध्य नहीं कर सकता है। तो 74 नंबर तक हम लोग पूरा कवर कर दिए हैं। 75 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 75 नंबर में क्या है, 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो 1946 के शाही नौसेना के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो एम एस खान ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। यहाँ से भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है, तो डेजर्ट नाइट। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, डेजर्ट नाइट ने आप लोग का आयोजित किया है, डेजर्ट नाइट। ये 3 देशों के मध्य LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को रॉबर्ट्स AI कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है, तो भारत GDP सही जवाब होगा, भारत GDP। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है, ब्लड प्रेशर को विभक्त किया जाता है तो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। यहाँ से आप लोग पूरे पढ़िएगा। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन है, दूसरी बोल रहा है, तो ये अग्नाशय होगा। बोलेगा पहली कौन है, तो लीवर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ये सब सभी सवाल बहुत दिन से पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट नंबर सवाल है, मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा क्या होगी, तो स्थिर रहती है। मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा स्थिर रहती है। यहाँ से आप लोग पढ़िएगा, आसानी से पूर्व आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है, मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण क्या है, सही जवाब है प्लैनीमीटर। प्लैनीमीटर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। प्लैनीमीटर से हम लोग मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल माप सकते हैं, उसका क्षेत्रफल ही पता कर सकते हैं इसके द्वारा। प्लैनीमीटर है ये क्वेश्चन नया आप लोग को पढ़ना है। यहाँ से सब एक है, रोटामीटर क्या है, तो रोटामीटर आप लोग का एक बंद ट्यूब पाइप में तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापता है रोटामीटर। और एमिनोमीटर तो जानते हैं हवा की गति को मापता है। सभी चीज़ आप लोगों को पता होगा। ये सभी आप लोग रीजनिंग का सवाल है, इसको आप लोग PDF से बनाइएगा। जो भी आप लोग का GK GS का सवाल होगा उसको हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं, जिससे आप लोग की वीडियो लंबा ना हो। तो यहाँ से सभी मैथ का सवाल है, मैथ रीजनिंग। यहाँ पे मिला आप लोग का कौन द्वितीय समूह का है, तो आप लोग का ये भी आप लोग रीजनिंग का सवाल है, ये भी रीजनिंग का सवाल है।
पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है? तो पीर पंजाल जम्मू एवं कश्मीर के अंतर्गत आता है। पीर पंजाल, ध्यान रखिएगा, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है पीर पंजाल। और पीर पंजाल मध्य हिमालय का भाग है। बोलिए पीर पंजाल किस हिमालय का भाग है? पीर पंजाल मध्य हिमालय का भाग है और ये मध्य हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है। मध्य हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है मध्य हिमालय, जो कि लघु हिमालय के अंतर्गत 5 श्रेणियों का महत्वपूर्ण है। पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत और नागटिब्बा मसूर। ये सभी 5 नाम आप लोग याद रखना है। पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत और नागटिब्बा मसूर, ये सभी चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर कोणीय संवेग क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा 2.21 × 10 की पावर -34। चीज़ आप लोग को ध्यान, ये सवाल थोड़ा कठिन था, पूरे सेट में हम लोग को सबसे कठिन सवाल यही लगा होगा, आप लोग ध्यान रखते होंगे। ये आप लोग का रीजनिंग का सवाल है, ये भी रीजनिंग का सवाल है, ये भी रीजनिंग का सवाल है। आज का 8वां नंबर सवाल जीके का है। इसके बाद आप लोग ये पेपर भी खत्म हो जाएगा, ये पेपर भी समाप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है? संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन 3 राज्य वर्णन है? मूवेंदार बोला जा रहा है। तो संगम काल में संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन 3 राज्य वर्णन था? तो चोल, चेर, पांड्य। ये ऑप्शन नंबर या जो है चोल है, चेर है, ये सभी संबंधित है। ऑप्शन नंबर सही जवाब है। तो यहाँ से आप लोग का पूरा समाप्त हो गया है। ये मेंस का क्वेश्चन था, जो 1275 का एग्जाम हुआ था, उसका मेंस इस प्रकार का क्वेश्चन आया था।